Once again, a very good evening to all of you. We are starting with section 319 in IPC. IPC 1860, which is an act number 45 of 1860. And this came into force, date of enforcement, yaad hai aap logon ko? This act, that is this code, particularly Indian Penal Code, came into force from 1st January 1862. 2 साल बाद ये एनफोर्समेंट में आया। हालांकि इसकी डेट ऑफ एनेक्टमेंट तो है 6 अक्टूबर 1860, लेकिन डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 जनवरी 1862। 2 साल बाद ये एनफोर्समेंट में आया। और 1870 में 1870 में इसमें काफी सारे अमेंडमेंट भी किए गए थे। आपको मैंने बताया था सेक्शन 34 में एक अमेंडमेंट हुआ था, वो 1870 में हुआ था। सेक्शन 121A जो इंसर्ट हुआ था वो 1870 में हुआ था। तो इस तरह से जो फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें 1870 में हुआ था वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे सब। चलिए, हमारी आज की लास्ट क्लास में जैसे कि आपको ध्यान है सेक्शन 312 तक हमने कंप्लीट किया था, जो कि मिसकैरेज से रिलेटेड वाले थे। नाउ सेक्शन 319 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 319, सेक्शन 320, सेक्शन 323, सेक्शन 325। एटलीस्ट ये 4 सेक्शन हम जरूर से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगर टाइम बच रहा है तो और 1-2 सेक्शंस और आगे के लेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन 319, जो कि बताता है हर्ट की डेफिनेशन को, हर्ट किसे कहते हैं। और ये जो सेक्शन 319 है ये कौन से चैप्टर में आता है? दिस फॉल्स अंडर द चैप्टर ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी एंड इन द पार्ट ऑफ हर्ट। अगर किसी को हर्ट कॉज किया जाता है तो हर्ट किसे कहेंगे, और उसके बाद सेक्शन 320 बताते हैं ग्रीवियस हर्ट किसे कहेंगे। तो इतना तो सिंपल सी बात है कि अगर जो सिंपल हर्ट, जो सेक्शन 319 है वो सिंपल हर्ट की बात कर रहा है। और क्यों? क्योंकि सेक्शन 320 में उसका एग्रावेटेड फॉर्म दे दिया हमें ग्रीवियस हर्ट का। देखिए सेक्शन 319 क्या बताता है? whoever causes bodily pain, अगर किसी भी तरह का बॉडीली पेन दिया गया है, ठीक है, बॉडीली पेन। अब बॉडी में इतना तो आप जानते हैं यहाँ पे फिजिकल पेन की बात हो रही है, किसी इंटेलेक्चुअल पेन की बात नहीं हो रही है। whoever causes bodily pain, disease और infirmity, या फिर या पेन के अलावा अगर किसी को कोई डिजीज ट्रांसमिट कर दी जाती है, डिजीज दे दी जाती है, या किसी अदर तरह की इंफर्मिटी कॉज कर दी जाती है, टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। किसी पर्सन को कोई बॉडीली पेन दिया है, किसी तरह की उसको डिजीज दी है, या किसी तरह की इंफर्मिटी दी है, वो सभी 319 में कवर हो जाएंगे। क्या डेफिनेशन होगी हर्ट की? बात आती ग्रीवियस हर्ट हम किसे कहेंगे? द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट कौन सा है? 3 वर्ड याद रखने, बॉडीली पेन, डिजीज एंड इंफर्मिटी जिसे दी गई है तो वो हर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और उसी हर्ट में अगर ये जो नीचे फॉलोइंग आपको कंडीशंस दे रखी हैं, ये कंडीशंस अगर आ जाती हैं तो फिर उसको किस में ले लेंगे हम? उसे हम ले लेते हैं इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट, यानी कि इन स्पेसिफाइड सेक्शंस के, इन स्पेसिफाइड कंडीशंस के अलावा कोई भी हर्ट अगर है तो वो क्या कहलाएगा? वो हर्ट कहलाएगा। और इन कंडीशंस में अगर वो हर्ट है तो वो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। ये बताता है हमें सेक्शन 320। तो फर्स्ट आता है इसमें इमैस्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट और ऑफ ईदर आई, यानी कि जरूरी नहीं कि दोनों आईज में ऐसा कुछ हुआ हो, सिर्फ एक, अगर किसी एक आई में भी ऐसा कोई इंजरी कॉज की गई है तो उसे भी हम किस में ले लेते हैं? ग्रीवियस हर्ट में लेंगे। थर्ड हमारे पास आता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग और आइदर ईयर। भाई देखिए, मान लीजिए किसी को एक जोर का थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ उसके कान पे लगा और जिसकी वजह से वो सुनने की शक्ति उसकी खत्म हो गई, या फिर सुनने की शक्ति कम हो गई। इस तरह से कोई एक पंच मारा जो कि उसकी आंख पे लगा और उसके देखने की शक्ति खत्म हो गई, तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं ग्रीवियस हर्ट में। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग। फोर्थ आता है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, यानी कि किसी भी कोई हड्डी की चोट दे देना, कि जो बॉडी में जो भी जॉइंट्स होते हैं
उसमें किसी तरह का ऐसी इंजरी कॉज करना जिसकी वजह से वो जॉइंट में उसके इंजरी हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। कोई भी जॉइंट है उसमें किसी भी तरह की परमानेंट इंजरी कॉज कर देना। देन आता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, सिर या फिर चेहरे पे किसी तरह का डिसफिगरेशन कॉज कर देना। इस वाले के लिए मैं बताऊंगा जो एसिड अटैक वाला प्रोविजन ऐड हुए उससे पहले तक ये ग्रीवियस हर्ट में ही उसे काउंट करते थे। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस वाले में ही उसे काउंट किया जाता था जब तक कि सेक्शन अलग से उसको नहीं इनेक्ट किया गया था तब तक। देन आता है ये तो हो गया फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, किसी तरह की का फ्रैक्चर कॉज कर देना, हड्डी तोड़ देना बोन में किसी, या दांत तोड़ देना, वो भी इसी में आ जाएगा। 8 आता है एनी हर्ट which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। यानी कि कोई भी ऐसी चोट देना जिसकी वजह से वो कम से कम 20 दिन तक, अगर उसे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा है, 20 दिन तक वो बहुत सीवियर पेन में रहा है और जो उसकी ऑर्डिनरी लाइफ थी उसको वो फॉलो नहीं कर पाया एटलीस्ट 20 दिन तक, तो वो सब किस में आता है, ये सारी चीजें आ जाती है ग्रीवियस हर्ट में। ठीक है, तो ये थे सेक्शन 319 एंड सेक्शन 320। अब इसके बाद में बात आती है कि इनके पनिशमेंट का प्रोविजन क्या है, कितना है। तो इसका पनिशमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 323 में। सेक्शन 323 बताता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। सिर्फ हर्ट अगर कॉज किया है तो क्या पनिशमेंट होगा। और सेक्शन इसके बाद में 325 हमें बताएगा दैट इज पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की तो हर्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 319 में, और उसका पनिशमेंट 323 में। ग्रीवियस हर्ट किस में डिफाइंड है, सेक्शन 320 में, और उसका पनिशमेंट सेक्शन 325 में। इस तरह से आप पेयरिंग करके इनको याद रख सकते हैं। देखें हर्ट कॉज करने पे क्या पनिशमेंट मिल सकता है, whoever except in the case provided for by section 334। तो 334 में इसके कुछ अदर एग्रावेटिव फॉर्म दे रखे हैं, तो 334 में जो कवर होते हैं उसके अलावा voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट उससे दिया जा सकेगा। चलिए बताइए कौन सा ऑफेंस हुआ, ये सम्मन्स केस वाला या फिर वारंट केस वाला। जी अभिषेक, बाकी लोगों को नहीं आया। हाँ ठीक है, बाकी ओके ठीक है, सभी लोग सही लिख रहे हैं, सम्मन्स केस हुआ क्योंकि ओनली 1 ईयर तक का है ना। और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज तक का फाइन भी लगाया जा सकता, सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है, या फिर 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 325 जो कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है। ग्रीवियस हर्ट whoever except in the case provided for section 335। तो 323 में हमने बताया था 334 का एक्सेप्शन, और 325 में बताया 335 का एक्सेप्शन। इन दोनों सेक्शंस को भी अभी हम पढ़ेंगे। वॉलंटरीली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट किस सेक्शन में आएगा, ग्रीवियस हर्ट आएगा सारा का सारा आपका सेक्शन 320 के अकॉर्डिंगली। देन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो अब ग्रीवियस हर्ट है भाई, आपने परमानेंट डिसफिगरेशन कर दिया पर्सन का, परमानेंट उसको इंजरी कॉज कर दी, सुनने की शक्ति खत्म हो गई उसकी, बोलने की शक्ति देखने की शक्ति खत्म हो गई, तो वो किसमें ग्रीवियस हर्ट में आएगा फिर वो। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पे फाइन का अमाउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे फाइन का अमाउंट कितना हो सकेगा, दैट विल बी एनी अमाउंट एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट।
तो ये थे सेक्शन 323 एंड 325। अब हम डायरेक्टली मूव ऑन कर रहे हैं किस पे? डायरेक्टली हम मूव ऑन कर रहे हैं सेक्शन 334 एंड सेक्शन 335 पर, क्योंकि इसे इन सेक्शंस को हमने इसमें एक्सेप्शन मिली है, तो उनको एक बार देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। उसके बाद में हम सेक्शन 326 पे एक बार दोबारा से आएंगे। तो एक बार हम चलते हैं सेक्शन 334 और सेक्शन 335 की तरफ, which are the exceptions to this punishment for hurt and punishment for causing grievous hurt. सेक्शन 334 आपको क्या बताता है? voluntarily causing hurt on provocation. पर्सन ने हर्ट कॉज किया है, वॉलंटरी कॉज हर्ट कॉज किया है, लेकिन ऑन प्रोवोकेशन किया है। whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, ये वर्ड जो है ना grave and sudden provocation, आप रिकॉल कर सकते हैं, एक और जगह हमने इसको पढ़ा था, सेक्शन 300 के क्लॉजेज में हमने इसको पढ़ा था। सेक्शन 300 में कुछ जो एक्सेप्शंस हमें दे रखे थे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे हम कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर काउंट नहीं करते हैं, तो वहां पे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वहां पे भी हमने पढ़ा था, राइट? So whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt, ना तो उसका इंटेंशन था कि किसी को हर्ट कॉज करना, ना ही उसको ये पता था कि मैं जो हर्ट कॉज कर रहा हूँ इससे उसको सामने वाले को क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी। अदर पर्सन देन hurt to any person other than the person who gave the provocation. So if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, तो जिस पर्सन ने उसको प्रोवोकेशन दिया उसके अलावा उसने किसी को कोई हर्ट कॉज नहीं किया है, ना उसका कोई इंटेंशन था, बस जिस पर्सन ने उसको जानबूझ के अगर प्रोवोकेशन दिया है और ऐसे में उसने हर्ट कॉज किया, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month only. क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ करने का, सामने वाले ने उसको उकसाया, इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, एंड और with fine which may extend to 500 rupees or with fine. तो वैसे तो कितना था, 1 year of imprisonment and 1000 up to 1000 rupees of fine, लेकिन जब वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आ जाता है तो फिर उसको हम क्या ले लेते हैं, 334 के अकॉर्डिंगली ओनली 1 month of imprisonment और फाइन अप टू ₹500। इसी तरह से सेक्शन 335 भी ये बताता है, इस बार भी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है, वॉलंटरी है, इच्छा से किया है, जबरदस्ती किसने हाथ पकड़ के नहीं करवाया, वॉलंटरी, बट ऑन प्रोवोकेशन किया है। whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 4 years. वहां पे 7 years का था, यहाँ पे 4 years तक में रिलीव कर दिया जाएगा, और with fine which may extend to 2000 rupees और with both, और या फिर सिर्फ फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस आ गया आपका। सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर पर्सन किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो सिचुएशन में फिर क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा पनिशमेंट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अदरवाइज हर्ट के लिए और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए सेक्शन कौन से अप्लाई हो रहे हैं हमारे, सेक्शन 223 एंड सेक्शन 225। तो यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अच्छा, सेक्शन 325 जो था हमारा, सेक्शन 325 में एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ जो पनिशमेंट है वो कितना है 325 में, 7 years का। क्या सिर्फ फाइन लगा के छोड़ा जा सकता है क्या? देखिए सेंटेंस को मैंने जो अंडरलाइन किया उसको पढ़ो और देखो आप, क्या किसी पर्सन ने जिसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, ऐसे पर्सन को सिर्फ फाइन लगा के रिलीज किया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज रिटन एज 7 years up to 7 years of imprisonment and shall also be liable to fine, यानी फाइन तो साथ में लगाया जा सकता है अगर चाहें तो। और अगर हम बात करें हर्ट की, क्या हर्ट में ऐसा हो सकता है कि पर्सन को सिर्फ फाइन लगा के रिलीज कर दिया जाए? देखिए सेक्शन 323 के लैंग्वेज को सिर्फ फाइन लगा के रिलीज किया जा सकता है कि पर्सन को हर्ट की सिचुएशन में? सेक्शन 323 की लैंग्वेज को देखिए, यस राइट, बिकॉज एक्सटेंड टू 1 year, पनिशमेंट इज एक्सटेंड टू 1 year, और वर्ड क्या यूज कर रखा है, और विद फाइन। अब और विद फाइन का मतलब क्या हो गया, सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है। तो
हर्ट में तो सिर्फ फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है, पर्सन को लगा देंगे 1000 रुपीज फाइन जमा करो और जाओ, आप अगली बार ध्यान रखो। लेकिन जहां पे किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, किसी की सुनने की शक्ति खराब खत्म हो गई, देखने की शक्ति खत्म हो गई, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस हो गया, या फिर किसी को ऐसी इंजरी दी गई जो मिनिमम 20 डेज तक वो पर्सन बहुत ही सीवियर पेन में रहा और उस पर्सन को जो नॉर्मल लाइफ थी उसको जीने में प्रॉब्लम आई, कोई फ्रैक्चर करा दिया, तो ऐसे में सब में फिर क्या आ जाता है, फाइन तो लगना ही है, साथ में इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा। एंड वर्ड में भी यूज किया है। तो ये हमने डिस्कस किए सेक्शन 319, सेक्शन 320, सेक्शन 323, सेक्शन 325। इनमें किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछिए एक बार, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो इसमें लेंगे दैट इज सेक्शन 326 A एंड 326 B। सेक्शन 326 A जो कि ऐड हुआ था ईयर 2013 में, सेक्शन 326 A voluntarily causing grievous hurt by use of acid etc. इसे इंसर्ट किया था by the Act number 13 of section 2013 में इसे इंसर्ट किया गया था इस पर्टिकुलर सेक्शन को। फाइन, क्या लिखा है, whoever causes permanent or partial damage or deformity or to or burns or maims or disfigures or disables। बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, इनमें से कोई भी वर्ड ले लेते हैं। सिंपल सा एक नटशेल में बात करूं तो अगर एक पर्सन ने दूसरे के ऊपर एसिड फेंक दिया है, सिंपली एसिड फेंक दिया और उसकी वजह से उसको किसी तरह की भी चोट लगी है, या तो वो परमानेंट हो सकती है या फिर वो पार्शियल भी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसमें डैमेज हुआ है बॉडी को, डिफॉर्मिटी हुई है, बर्न हुआ है, जल गई है उसकी स्किन बॉडी, माइम किसी तरह के उसके निशान आ गए हैं, घाव हो गए हैं, डिसफिगर्स और डिसेबल्स एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड। तो वर्ड मेनली एसिड हमें याद रखना है कि इस बार जो डिसफिगरेशन किया है, इस बार जो ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है वो एसिड के थ्रू किया है, ऑन और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall। लैंग्वेज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मली इस तरह की लैंग्वेज मिलती नहीं है किसी सेक्शन में, ज्यादातर सेक्शंस में आपको क्या लैंग्वेज मिलेगी, which may extend to, यानी इतने टाइम तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखी है, which shall not be less than 10 years, यानी कम से कम 10 साल का पनिशमेंट तो उस पर्सन को मिलेगा ही मिलेगा, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन। तो कम से कम उसको 10 साल का इम्प्रिजनमेंट तो देना ही है, और अगर जज चाहे तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि पर्सन के ऊपर एसिड फेंक के उसने इंजरी कॉज की है, उससे ना सिर्फ उसकी बॉडी पे स्कार्स आए हैं, बॉडी पे उसके बर्न हुए हैं, बल्कि परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ उसको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। जब कभी भी वो अपनी उस बॉडी के उस पार्ट को देखेगा, पर्सन देखेगी, मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो उसको देखेगा, तो उसको अलग पूरा का पूरा वो रिकॉल हो जाएगा सीन सारा का सारा। इवन लोग उसको देखते ही कहेंगे कि हाँ भाई इनके साथ में ऐसा एसिड अटैक का केस हुआ है। और प्लस अगर हमारे बॉडी पे कहीं पे अगर गर्म पानी की एक बूंद भी गिर जाए ना तो हमें कितना जलता है, जबकि वो पानी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो गर्म था इसलिए वो बर्न कर रहा है। एसिड तो अपने आप में बर्न कॉज करता है, ना सिर्फ स्किन बल्कि वो अंदर तक पूरा पर्सन का इंजरी कॉज कर देता है बॉडी में। तो इट्स रियली अ हीनियस क्राइम, इट शुड बी गिवन अ मोर इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें कि यहाँ पे वर्ड एंड विद फाइन लिखा है ना,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं बॉक्स बनाता हूँ इसको। यहाँ पे लिखा है एंड विद फाइन, यानी कि फाइन भी लगाया जाएगा। और उस फाइन को जो यूज किया जाएगा, किस लिए यूज किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। वो जो विक्टिम है, उस विक्टिम के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उस फाइन को यूज किया जा सके, इतना फाइन लगाया जाएगा। चाहे वो 1000 रुपए हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो भी उस विक्टिम के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट लगे, रीजनेबल लगे, वो उतना अमाउंट फाइन के लिए लगाया जाएगा। Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim, और वो फाइन उस विक्टिम को दे दिया जाए, जिससे कि वो उसको अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सके, प्लस अपने रिहेबिलिटेशन के लिए यूज कर सके। आप देख सकते हैं नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो काफी सारे इस तरह के वीडियोस और प्लस विक्टिम्स मिल जाएंगे, जिनको देख के हमें काफी दुख होता है, तो उन्होंने तो उस चीज को सहा है। So it's really a heinous crime. सेक्शन 326B की भी हम बात करें, सेक्शन 326B भी इसी चीज से रिलेट करता है। वॉलंटरीली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। अब यहाँ पे हर्ट तो कॉज नहीं हुआ, लेकिन एसिड थ्रो करने का अटेम्प्ट जरूर कर दिया है, या तो फेंक दिया, पर्सन बच गया होगा, या फिर अटेम्प्ट कर दिया। Whoever throws or attempts to throw acid on any person, attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burn or maiming of or disfigurement or disability, वही सारे words use हुए हैं, or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description for। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हर्ट कॉज हो नहीं सका, इंटेंशन तो उसका यही सारे थे जो हमने सेक्शन 326A में पढ़े, लेकिन किसी भी वजह से सिर्फ अटेम्प्ट होकर अगर रह जाता है, तो जो पनिशमेंट होगा वो कितना तक हो सकेगा, नॉट लेस देन 5 years। 5 years तक का इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को दिया जा सकेगा, बट मे एक्सटेंड टू 7 years, और 7 years तक उसको बढ़ाया भी जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उस पर फाइन भी लगेगा। अब यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं जो कि सेक्शन 326A के कंसर्न में। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A and this section, that is 326B, acid includes any substance which has acidic or corrosive character or burns nature, यानी कि जलाने की उसमें ताकत हो अपने आप में ही, that is capable of causing bodily injury leading to scars, ऐसी bodily injury जिसकी वजह से बाद में भी निशान रह जाएंगे, और डिसफिगरमेंट और टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी, या फिर किसी भी तरह की पर्सन में डिसेबिलिटी कॉज करे, चाहे वो डिसेबिलिटी टेम्पररी क्यों ना हो, लेकिन डिसेबिलिटी कॉज करे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A एंड सेक्शन 326B एंड दिस सेक्शन, दैट इज दिस सेक्शन ऑब्वियसली, परमानेंट एंड पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिवर्स ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरह का अगर इंजरी कॉज किया गया है तो उनमें सब में पनिशमेंट वो 326A और 326B में कवर हो जाएंगे। और पनिशमेंट कितना मिलेगा, अगर ऐसी इंजरी कॉज कर दी है तो मिनिमम 10 years में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है तो मिनिमम 5 years में एक्सटेंड टू 7 years। फाइन लगाया जाएगा इंजरी कॉज कर दी है अगर, तो फाइन सिर्फ इंजरी कॉज करी है तब लगाने फाइन, हालांकि यहाँ पे भी है शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, लेकिन यहाँ पे जो फाइन है वो उसे विक्टिम को दिए जाने के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन सेक्शन 326A में तो क्या लिखा है, दैट इज जो भी फाइन लगाया गया है वो फाइन इतना होना चाहिए जो कि उस विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सके, और प्लस वो पूरा का पूरा फाइन उस विक्टिम को दिया जा सके जिससे वो अपने रिहेबिलिटेशन के लिए उसको यूज कर सके। तो ये थे हमारे आज के प्रोविजंस आईपीसी के जो हमने डिस्कस किए। सेक्शन 319 जो हर्ट को डिफाइन करता है, 320 जो ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है, सेक्शन 323 जो कि हर्ट के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है, और सेक्शन 325 जो कि ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है। सेक्शन 334 एंड सेक्शन 335 जो कि बताते हैं कि जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट है अगर वो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन के थ्रू दिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा। और सेक्शन 326A एंड सेक्शन 326B जो कि एसिड अटैक से रिलेटेड 2 प्रोविजंस हैं, 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू इनको
इंसर्शन किया गया था, इंसर्ट किया गया था। आई होप सभी सेक्शन, सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे माइंड में। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सेक्शन 320 में जो आपको ग्राउंड्स दे रखे हैं, ये जो आपको टोटल 8 ग्राउंड्स दे रखे हैं, सिर्फ यही ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि हम ग्रीवियस हर्ट में काउंट करते हैं। तो इसलिए ये ग्राउंड्स आप 2-3 बार रीड करना, आपको याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिसको हम सेक्शन ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में कवर करेंगे। जिसमें एक ये पॉइंट आया था कि ऐसी कोई इंजरी कॉज करना जो जिसकी वजह से कम 20 डेज तक के समय के लिए पर्सन को सीवियर बॉडीली पेन हो, तो ऐसी चीज को भी ग्रीवियस हर्ट में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये था टोटल हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इस लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा से चैनल पे जाके देख सकते हैं।